दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासन तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 18 विभागों यानी तीर्थों तथा उनके नाम और अर्थ के संबंध में। भारतीय इतिहास के अंतर्गत यहाँ से प्रायः सभी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत विभाग, उनके अध्यक्ष तथा उनको दिए जाने वाले वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर ही मौर्य प्रशासन आधारित था और सप्तांग सिद्धांत के बारे में आप जानते ही हैं कि राज्य के 7 अंग माने गए हैं सप्तांग सिद्धांत में। राजा यानी स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। लेकिन कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में राजा यानी स्वामी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो राजा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों राजा जो है वो मौर्य शासन व्यवस्था का स्वरूप आप जानते हैं कि राजतंत्रात्मक था। तो इसमें राजा की जो स्थिति थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कूटस्थानी और केंद्रीय स्थिति होती थी राजा की मौर्यकालीन व्यवस्था में। सभी अधिकार और शक्तियां राजा में ही निहित थे, चाहे सैनिक हो, न्यायिक हो, वैधानिक हो और कार्यकारी, सभी मामलों में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। अमात्य तो दोस्तों अमात्य जो है ये मंत्री को अमात्य कहा गया है। तो मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद में शामिल होते थे और अर्थशास्त्र में प्रत्यक्ष कार्यों के संपादन के लिए अमात्यों की नियुक्ति और परोक्ष कार्यों के संपादन के लिए मंत्रियों की नियुक्ति का विधान किया गया था। अमात्य या सचिव एक सामान्य संज्ञा थी जिससे राज्य के सभी प्रमुख अधिकारियों का बोध होता था और राजा अमात्यों में से ही मंत्री नियुक्त करता था। तो एक तरह से जो मंत्रिपरिषद होती थी वो उसके अंतर्गत अमात्य होते थे और उन्हीं अमात्यों में से मंत्री नियुक्त किए जाते थे। और ये जो मंत्री होते थे ये छोटी उपसमिति के अध्यक्ष होते थे जिसको मंत्रिणः कहा जाता था। इसमें कुल 3-4 सदस्य होते थे जिनमें युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित और सन्निधाता शामिल होते थे जो राजा को आत्यंतिक मामलों में सलाह देते थे। मौर्य प्रशासन में जो केंद्रीय अधिकारी तंत्र था वो शासन की सुविधा के लिए अनेक विभागों में बटा हुआ था और अर्थशास्त्र में कुल 18 विभागों का उल्लेख किया गया है जिनको कि तीर्थ कहा गया है। तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों का वर्णन मिलता है। तो 18 तीर्थ हैं और इन तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है और हम इन्हीं 18 तीर्थों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि ये जो अर्थशास्त्र के 18 विभाग थे और इनके अर्थ क्या हैं और उनके नाम क्या थे। तो सबसे पहला विभाग या जो पहला तीर्थ है प्रधानमंत्री या पुरोहित है। राजा द्वारा प्रधानमंत्री अथवा पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी और इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। राजा प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता था। दोस्तों प्रधानमंत्री या जो पुरोहित का पद है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य या कौटिल्य के पास था, बिंदुसार के समय में भी चाणक्य, उसके बाद खल्लाटक के पास और अशोक के समय में जो प्रधानमंत्री का पद है दोस्तों ये राधागुप्त के पास था। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री को ही पुरोहित कहा जाता था और ये राजा के बाद प्रमुख अधिकारी था राज्य का। दूसरा जो विभाग या तीर्थ है वो मुख्य समाहर्ता का है। मुख्य समाहर्ता का प्रमुख कार्य राजस्व यानी रेवेन्यू कलेक्शन करना था, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना था और वो लिपिकों के एक निकाय की सहायता से विभिन्न विभागों से प्राप्त करों का लेखा जोखा रखता था। तीसरा प्रमुख विभाग था सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष। तो याद रखिएगा विभिन्न विभागों से प्राप्त नकद आय का हिसाब रखना और वस्तुओं के रूप में प्राप्त करों का संग्रह करना और विभिन्न प्रदेशों में कोषागृह और कोष्ठागार बनवाना सन्निधाता का प्रमुख कार्य था। तो याद रखिएगा समाहर्ता जो था वो राजस्व एकत्र करने का कार्य करता था, आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट तैयार करता था। सन्निधाता जिसको कोषाध्यक्ष या ट्रेजरी ऑफिसर कहा जाए
तो ये विभिन्न विभागों से प्राप्त नकद आय का हिसाब किताब और वस्तुओं के रूप में प्राप्त करों का संग्रह करता था। चौथा प्रमुख जो अधिकारी होता था वो सेनापति है। राज्य की सेना का प्रमुख अधिकारी सेनापति होता था। वो विभिन्न प्रकार के युद्धों में दक्षता यानी कौशल और निपुणता प्राप्त करता था। और युवराज तो आप जान लीजिए, युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था जो अपने पिता के शासनकाल में प्रशासनिक कार्यों में उसकी मदद करता था। तो प्रशासनिक कार्यों में मदद से मतलब ये है कि यही आगे राज्य का उत्तराधिकारी इसी को माना जाता था। राजा के बाद युवराज के पास राज्य की जिम्मेदारी आती थी, इसीलिए वो शासनकाल में प्रशासनिक कार्यों में राजा के देखभाल और राजा के निरीक्षण और उसकी सहायता का कार्य करता था। एक प्रमुख अधिकारी है प्रदेष्टा। तो कंटक शोधन न्यायालय, जिसे फौजदारी न्यायालय कहा जाता है, इसका मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा होता था। नायक तो ये सेना का संचालक था और रण क्षेत्र में सेना की अगुवाई और युद्ध की व्यूह रचना का कार्य करता था। तो नायक का महत्व सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मांतिक तो आप जान लीजिए दोस्तों, कर्मांतिक का जो पद है ये देश के विभिन्न उद्योग धंधों के प्रधान निरीक्षक के रूप में था। तो याद रखिएगा, कर्मांतिक ये देश के विभिन्न उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक तो दोस्तों ये जो दूसरा न्यायालय है कंटक शोधन, जो फौजदारी न्यायालय था, उसके अतिरिक्त धर्मस्थी या दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, इसको व्यवहारिक कहा जाता था, इसे धर्मस्थ भी कहा जाता था। और अगला है दोस्तों मंत्रिपरिषदाध्यक्ष। ये मंत्रिपरिषद के कार्यों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था और मंत्रिपरिषद एक विशाल संगठन होता था। अगला जो विभाग है वो है सेना की आवश्यकताओं की पूरी करने वाला। तो इसका अधिकारी दंडपाल होता था। दंडपाल सेना की जो भी आवश्यकताएं होती थीं उनको पूर्ति करने वाला अधिकारी था। सेना की आवश्यकताओं में चाहे उनके आवश्यकता युद्ध की सामग्री हो, खान पान की सामग्री हो, या युद्ध के साज सज्जा से, अस्त्र शस्त्र से संबंधित जो सामग्री होती थी, वो सेना की जो भी आवश्यकताएं होती थी उनको दंडपाल देखता था। अंतपाल तो ये सीमावर्ती दुर्ग जो होते थे, राज्य की सीमाओं पर स्थित होते थे, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहा जाता था। दुर्गपाल तो ये साम्राज्य के आंतरिक विभागों में स्थित जो दुर्ग थे उनके प्रबंधन करने वाला अधिकारी दुर्गपाल था। तो दो यहाँ दुर्गों से संबंधित दो अधिकारी हैं। अंतपाल जो सुदूर सीमावर्ती दुर्ग होते थे उनका रक्षक होता था, और दुर्गपाल साम्राज्य के आंतरिक भागों में स्थित दुर्गों का प्रबंधन करने वाला अधिकारी था। नागरक तो दोस्तों नगरों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी नागरक था। और प्रशास्ता, इसे याद कर लीजिएगा, जो राजकीय कागजात हैं उनको सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध कराने वाला प्रधान अधिकारी ये प्रशास्ता था। इसके अलावा दौवारिक तो ये राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। राजमहल में आने जाने वालों पर नज़र रखना और दरबार के समस्त गुप्तचर जो हैं ये दौवारिक के अधीन होते थे। आंतरवशिक ये जो अधिकारी था, आज याद रखिएगा, ये सम्राट यानी राजा की अंगरक्षक सेना का प्रधान आंतरवशिक होता था। और आठविक ये 18वां और जो अंतिम तीर्थ है उसका अधिकारी आठविक ये वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और जंगली सेना इसके अधीन होती थी। दोस्तों इन 18 तीर्थों के अधीन 26 अध्यक्ष होते थे जो अपने अपने विभागों से कर वसूलते थे और विभिन्न उद्योग व्यवसाय व्यापार पर नियंत्रण रखते थे। इन अध्यक्षों को यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है और मजिस्ट्रेट के बारे में आप जानते हैं, आज मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी के रूप में अभिहित किया जाता है। तो आइए इन 18 तीर्थों के अधीन जो 26 अध्यक्ष होते थे तो उनके बारे में जान लेते हैं। शुल्काध्यक्ष, यहाँ से भी प्रश्न बनता है इसलिए इसे अच्छे से देखना जरूरी है। शुल्काध्यक्ष तो याद रखिएगा ये व्यापार से प्राप्त करों को एकत्रित करता था। मानाध्यक्ष ये दूरी और समय के मानों को नियंत्रित करने वाला अधिकारी था। पौतवाध्यक्ष माप तौल
पौतवाध्यक्ष जो है ये माप तौल के मानों को नियंत्रित करने वाला अधिकारी होता था। एक तरह से बाट माप निरीक्षक जो है वो पौतवाध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष तो ये कताई बुनाई के व्यवसाय यानी वस्त्र उद्योग का अधिकारी होता था। शीताध्यक्ष कृषि विभाग की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। सुराध्यक्ष तो नाम से ही स्पष्ट है। दोस्तों, मौर्य काल में शराब उद्योग राज्य नियंत्रित था। शराब का निर्माण करवाना और वितरण करना तथा उसके प्रयोग पर नियंत्रण करने का कार्य सुराध्यक्ष करता था। एक महत्वपूर्ण पद है सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, बूचड़ खाने का प्रमुख अधिकारी जो है ये सूनाध्यक्ष कहलाता था। ये चमड़ा उद्योग और पशुवध पर नियंत्रण रखता था। गणिकाध्यक्ष तो ये वेश्याओं की देखरेख और उन पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी था। बहुत सी वेश्याएं जो थीं वो राजकीय सेवा में भी संलग्न थीं और उन्हीं के देखरेख और निरीक्षण करने वाला अधिकारी गणिकाध्यक्ष कहलाता था। एक और महत्वपूर्ण पद है विविताध्यक्ष। तो विविताध्यक्ष दोस्तों याद रखिएगा चारागाहों की व्यवस्था करता था। राज्य में तालाब और कुओं का निर्माण कराना और डाकुओं से व्यापारिक काफिलों की रक्षा करने का कार्य विविताध्यक्ष का था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विविधतापूर्ण जो है पद था। नावाध्यक्ष तो ये जहाजरानी उद्योगों का प्रमुख अधिकारी था। इसका प्रमुख कार्य नावों और जहाज़ों की व्यवस्था करना और जलमार्गों से कर वसूल करना था। मुद्राध्यक्ष तो याद रखिएगा ये मुद्राध्यक्ष दोस्तों ये अलग है। मुद्राध्यक्ष, मुद्रा मतलब ये रुपए पैसे से संबंधित नहीं था। मुद्राध्यक्ष जो था ये देश के बाहर जाने के लिए लोगों को राज्य से अनुमति पत्र लेना पड़ता था और इस अनुमति पत्र यानी पासपोर्ट को मुद्रा या मुहर कहा जाता था और मुद्रा प्रदान करने वाले अधिकारी को मुद्राध्यक्ष कहते थे। तो याद रखिएगा मौर्य प्रशासन में मुद्राध्यक्ष देश से बाहर जाने के लिए लोगों को राज्य से अनुमति पत्र लेना पड़ता था। इस पासपोर्ट को ही मुद्रा कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष तो लक्षणाध्यक्ष के बारे में जान लीजिए कि ये सिक्का जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी था और राज्य की समस्त टकसालें इसके अधीन होती थीं। प्रत्येक टकसाल का अधिकारी होता था जिसको 100 वर्णिक कहा जाता था। 100 वर्णिक प्रत्येक टकसाल का अधिकारी होता था और रूपदर्शक ये सिक्कों का परीक्षण करने वाला अधिकारी था कि सिक्का अच्छा है या खोटा है, यानी सिक्का कोई सही है या नहीं। एक और पद है कुप्याध्यक्ष। तो ये जंगलों से प्राप्त द्रव्य या पदार्थ को कुप्य कहते हैं और जंगली द्रव्य कुप्याध्यक्ष के अधीन होते थे। पड़याध्यक्ष तो याद रखिएगा ये व्यापार को नियंत्रित करने वाला अधिकारी था। ये पशुशालाओं का भी निर्माण कराने का कार्य करता था पड़याध्यक्ष। गौवाध्यक्ष याद रखिए ये पशुओं की देखरेख करने वाला अधिकारी था। ये पशुशालाओं का भी निर्माण कराता था। और इसी तरह अश्वाध्यक्ष नाम से स्पष्ट है कि घोड़ों को पालने, उनके नस्ल के संवर्धन की देखरेख करने वाला अधिकारी अश्वाध्यक्ष था। हस्ताध्यक्ष तो ये हस्ती वनों की रक्षा करना, जंगलों से हाथी पकड़वाना, उन्हें पालतू बनाना और युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना हस्ताध्यक्ष का कार्य होता था। अकराध्यक्ष तो ये विभिन्न खानें होती थीं, खनिज पदार्थों के खनिजों के उत्खनन के लिए खानें जो होती थी माइंस, उनका अधिकारी अकराध्यक्ष होता था और इसके अधीन लोहाध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष और खन्याध्यक्ष नाम के अधिकारी होते थे। देवताध्यक्ष कौन था? तो याद रखिए राज्य में मंदिरों का निर्माण और उनकी देखभाल करना, मंदिरों से प्राप्त राजस्व पर नियंत्रण रखना देवताध्यक्ष का कार्य था। बंधनगाराध्यक्ष तो ये बंदी गृहों का जो कारागार थे उनका प्रमुख अधिकारी था। आयुधागाराध्यक्ष तो ये अस्त्र शस्त्रों के निर्माण और उनके रख रखाव का कार्य देखता था और आयुधागाराध्यक्ष में कुछ अन्य अध्यक्ष जो थे उसके अतिरिक्त कुछ अन्य अध्यक्ष अक्षपटलाध्यक्ष ये महालेखाकार होता था। सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था। पत्तनाध्यक्ष ये बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था और संस्थाध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। दोस्तों विभिन्न पद और उनके अधिकारियों के बाद आइए वेतन देख लेते हैं।
तो मौर्य प्रशासन में वेतन भी पर्याप्त मात्रा में दिया जाता था। पुरोहित या प्रधानमंत्री, सेनापति और युवराज को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। मुख्य समाहर्ता और सन्निधाता को 24,000 पर्ण वार्षिक, अन्य मंत्री और महामात्यों को 12,000 पर्ण और अध्यक्ष को 1,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था। इसके अलावा लिपिक और प्रशिक्षित सैनिकों को 500 पर्ण वार्षिक, शिल्पियों को 120 पर्ण वार्षिक और श्रमिकों को 60 पर्ण वार्षिक जो है वेतन मिलता था। तो दोस्तों ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो मौर्य काल का प्रशासन था उसमें जो विभिन्न विभाग 18 विभाग, उनके जो पदाधिकारी और उनके वेतन, इससे संबंधित ये वीडियो था और प्रायः सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।